हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्वास्थ्य एंड रजत यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में, पीएचडी के बारे में और बहुत सारी उससे रिलेटेड बातें। तो जो हमारे साथ आज गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल है। शी इज़ करेंटली पोस्ट डॉक कर रहे हैं या हम उन्हें कह सकते हैं एज अ साइंटिस्ट आईआईटी बॉम्बे में काम कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली उनके पास ही चलते हैं और अपने सवालों की झड़ी उन पे लगाते हैं और पूछते हैं कि उनका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और जो भी लर्निंग्स हैं हम शॉर्ट फॉर्मेट में उनसे जल्दी से जल्दी ले लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो वेलकम अर्पिता, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सारा पोस्ट डॉक और आईआईटी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड ही होगा। तो आप अपना शॉर्ट इंट्रो दे सकते हैं ऑडियंस को, छोटा सा, इफ़ यू। ओके, हेलो, नमस्ते सबको। एंड तो एज रजत मेंशन, मेरा नाम अर्पिता घोष है। मैं बीटेक एमटेक की हूँ KIIT यूनिवर्सिटी फ्रॉम भुवनेश्वर। एंड उसके बाद मेरा पीएचडी जर्नी हैज़ बीन इन CSIR IGIB, जहाँ पे मेरा RNA बायोलॉजी एंड RNA स्ट्रक्चर्स रिलेटेड काम था। पोस्ट PhD मेरा यहाँ पे IIT बॉम्बे में आई ज्वाइंड एज अ इंस्टीट्यूट पोस्ट डॉक्टरल फेलो, जिसको IPDF बोला जाता है। एंड IPDF के 1 साल बाद आई गॉट माई ओन रिसर्च ग्रांट, जो कि NPDF नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, जो कि ANRF या तो जो कि पहले सर्ब के नाम से जाना जाता था, वो फंडिंग बॉडी होती है हमारी। सो वहाँ से ये फेलोशिप मुझे मिला एंड आई वॉज कंटिन्यूइंग एज एन NPDF टिल नाउ। So yeah, that's all. सो इसके फॉलोअप क्वेश्चन में जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है और जो मोस्टली ऑडियंस का यही क्वेश्चन रहता है जो स्टूडेंट्स होते हैं 12th ग्रेड में, तो बायोलॉजी क्या आपका स्टार्टिंग से ही एज अ फेवरेट सब्जेक्ट था या लेटर ऑन आपने जैसे जैसे परस्यू किया तो रियलाइज़ किया नहीं गो विद द फ्लो था या कुछ ऐसा? कैसे मतलब वो मोटिवेशन बिल्ड हुआ नहीं मुझे बायोलॉजी है, कैसे क्लियर कट था? So हाँ, यू कैन से कि हाँ, सही में बायोलॉजी बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट था। तो स्कूल में जो मेरे टीचर्स थे, बायोलॉजी के जितने टीचर्स थे एक्चुअली ऑल ऑफ देम वर टू गुड। जो प्लांट बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो या एनिमल बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, वहाँ सारे ही बहुत ही अच्छे थे। एंड आई हैड अनदर ट्यूशन का टीचर, मिस आयशा, हु एक्चुअली स्टार्टेड बिल्डिंग द इंटरेस्ट इन मी इन बायोलॉजी। तो हाँ, इफ़ जस्ट वन वर्ड आंसर है कि हाँ, बहुत पहले से ही बायोलॉजी हैज़ बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट। चाहे मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने कम मार्क्स आया है, बट बायोलॉजी में इट हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट सिंस द वेरी वेरी बिगिनिंग। तो या, आई लाइक्ड इट फ्रॉम लाइक वेरी अर्ली डेज। ओके, सो इसका ही एक फॉलोअप क्वेश्चन है। जैसे 12th किया, बीटेक किया, MS किया, फिर पीएचडी किया, काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है। तो उस लंबी जर्नी में हमारे बहुत सारे रोल मॉडल्स बनते हैं जो एज हमें गाइड सजेस्ट करते हैं या एज अ मोटिवेशन काम करते हैं कि एज अ मेंटर ये बायोलॉजी स्ट्रीम में आगे बढ़ें, ऐसा ऐसा फॉलो करना है। उन्होंने कुछ अचीव किया है, वो ऐसा बेंचमार्क सेट करते हैं, फिर हम भी मोटिवेट होते हैं। जैसे हम मूवीज़ में स्टार्स को देख के उस यंग एज में फैसिनेट करते हैं वैसी लाइफ को, तो ऐसे ही अपनी एकेडमिक जर्नी में कुछ ऐसे मेंटर्स या कुछ ऐसे ही टीचर्स थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। अगर आप कुछ मेंशन करना चाहें, क्या मतलब उनकी यूनिक ऐसी क्वालिटीज़ थी, कुछ ऐसा? सो टीचर्स, एज आई सेड, स्कूल के सारे टीचर्स, देर वर 4 ऑफ देम इफ आई रिकॉल, ऑल ऑफ देम वेर ग्रेट। मिस आयशा हुम आई मैंशन, आई स्पेसिफिकली रिकॉल हर क्योंकि एक्चुअली इंटरेस्ट उनके पढ़ाने से बिल्डअप हुआ था। बट लाइक आई जस्ट शेयर वन स्मॉल इंसिडेंट, जो कि ये था कि जब हमारे अभी बायोटेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है, राइट, बट हम जब 11th-12th में थे, हमारा पूरे कोर्स का एक चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी होता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर देर वॉज मिस अनिता मामिदी इन आर स्कूल। उन्होंने जब वो चैप्टर चालू किया था पढ़ाना, उनका ओपनिंग स्टेटमेंट ये था कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। ये जो लाइन था ना, ये दिमाग में थोड़ा बैठ गया था। तो ये तो श्योर था कि हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ तो करना है क्योंकि वो रूल करेंगे वर्ल्ड को, ठीक है। तो कैसे क्या, ये तो एज आई वेंट अहेड वो होता गया। बट हाँ, ऑल दीज स्कूल टीचर्स वेर द इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि आगे जाके PhD गाइड हो, PhD के टाइम इतने अच्छे लोगों के अक्रॉस आए थे। ईच एंड एवरी वन ऑफ देम एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऐसे रोल मॉडल जिसको देख के इंस्पायर होके किया था, एज सच नहीं था। इन द जर्नी आई मेट लॉट ऑफ फैंटास्टिक पीपल, ये था।
हाँ, तो अब मैं आपसे काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइक ट्वेल्थ हो गया, देन बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, आईटी जेई करना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, बायोलॉजी से रिलेटेड और भी जो कैरियर पाथ्स होते हैं, जैसा मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग से, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है बायोलॉजी से रिलेटेड क्या ऑप्शंस ओपन रहते हैं। तो आप थोड़ा सा उस पर मतलब ग्लिम्स दे सकते हो, लाइक ट्वेल्थ के बाद क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं अगर कोई बायोलॉजी में आगे बढ़ना चाहता है एज अ कैरियर। सो या, तो जैसे कि डेफिनेटली विद बायोलॉजी वन ऑफ द मेन ऑप्शन इज़ योर मेडिकल, कि तुम डॉक्टर बनने के लिए परस्यू करो। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ तुम इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग के बाद यू गो फॉर अ जॉब इन एनी फार्मा कंपनी और यू स्टडी एनी फार्मास्यूटिकल कोर्स एंड देन यू मूव ऑन टू अ जॉब। डेफिनेटली कॉरपोरेट वर्ल्ड अभी जिस टाइम मैं परस्यू कर रही थी इंडिया में इतने ऑप्शंस नहीं थे, बट विथ टाइम एक्चुअली इंडिया के भी ऑप्शंस बहुत अच्छे बनते गए हैं और भी हो रहा है। जॉब मार्केट इज़ गुड, तो जॉब के पर्सपेक्टिव में भी यू कैन गो फॉर ईदर इंजीनियरिंग इन बायोटेक और यू कैन गो फॉर योर जनरल स्टडीज़ लाइक बैचलर्स मास्टर्स किया उसके बाद यू ट्रांसफॉर्म इनटू एनी काइंड ऑफ जॉब, या तो research world is there, you go for academics like you start your PhD, post PhD also you have an option जिसमें तुम transition कर सकते हो। post your engineering you can also go for an MBA जहाँ पे ऐसे hospital management से लेके there are lot of managerial roles also in pharmaceutical industry, health industry, hospital industry, which again is a high paying job। तुम्हें अगर उससे ज़्यादा fascination है you can obviously go for that route। and as we do academics post PhD you go for a postdoc, then you go for teaching, जो कि actually I think आज के डेट पे post masters also you your masters as in post MTech you have an option of starting as a lecturer in any college। so these are all the multiple routes that you can think of depending upon your interest if you have an interest in biology। बहुत सारे इंसाइट्स थे उसमें, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही था। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या जिंजी के पास हमसे ज़्यादा ऑप्शंस है आज के टाइम पे? यस यस यस, दे डू हैव, हमारे कंपैरिजन में डेफिनेटली आज के डेट पे ज़्यादा ऑप्शंस है। वी शुड बी जेलस ऑफ दैम। इट्स ओके देखते हैं आगे और क्या होता है। तो हमने जान लिया कि आपके ट्वेल्थ और उसके बाद के कैसे ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर किए, बायोलॉजी में कैसे आगे बढ़ना है। देन आपकी आती है पीएचडी जर्नी। तो लाइक स्पेसिफिक एरिया जो टॉपिक डिसाइड होता है पीएचडी में, लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो कैसे चूज़ किया? क्या पहले से बिल्डअप था मास्टर्स लेवल पे कि इसी में आगे बढ़ना है? वो टॉपिक कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। एज़ पर मेरा जितना एक्सपीरियंस है, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं लोग, कई बार थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी जाके टॉपिक चेंज करना पड़ता है। वो कई बार गाइड के एक्सपीरियंस के बेस पे भी फिट नहीं बैठता है। और हमने भी जो चूज़ कर लिया है वो एज आ मतलब स्टार्टिंग में कोर्सेज़ किया, उस बेसिस पे मोटिवेट हुआ, एक्साइट हुए, कर लिया चूज़, बट आगे चल के रियलाइज़ होता है कि बेस्ड ऑन द करेंट रिसोर्सेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परस्यू। तो देन आपने कैसे अपने टाइम पे आइडेंटिफाई किया कि नहीं मुझे इसी पे करना है? ओके, सो सी दिस ऑल्सो आई फील इज़ अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, हर एक का बहुत अलग अलग होता है। फॉर मी मेरा बहुत चेंज हुआ है इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इम्यूनोलॉजी था एंड उसके बाद कुछ पूछो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग एक्चुअली मेरा प्लान था अब्रॉड अप्लाई करने का। सो आई न्यू दैट द प्रोसेस इज गोइंग टू बी लॉन्ग, तो मीनवाइल आई स्टार्टेड के इंडिया में कहीं JRF पोजिशन होता है तो आई कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग। बट फॉर बोथ my PhD applications as well as for the JRF applications I was only concentrating on immunology labs, okay। but fate होता है ना कुछ कि हाँ नहीं मिल रहा था, कहीं से कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा था रिस्पॉन्स, बाहर जहाँ पे मिलना था वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस था। तो आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम IGIB जिस लैब से मैंने PhD किया था। सो आई एक्चुअली जॉइंड देयर इनिशियली एज अ प्रोजेक्ट फेलो। तो जी क्वाड्रुप्लेक्स जिस पे काम होता है उस लैब में, दैट वाज समथिंग विच आई हैड नॉट हर्ड ऑफ एट ऑल जब मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। माइक्रो RNA क्या होता है पता नहीं था, उस लैब में यही सब चीज़ें में काम होती थी। बट मेरे को इतना था कि आई वुड लाइक टू लर्न चाहे जो भी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में। तो जो भी मुझे प्रोजेक्ट्स देंगे, एंड इनिशियली तब माइंडसेट ऐसा होता है ना कि यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म के लिए आ रही हो, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी माई मेन प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट्स मिला एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सो एक्चुअली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माइक्रो RNA थेरेप्यूटिक्स, ओके।
तो वहाँ पे इंटरेस्ट आया। जैसे जैसे बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स करते गए, फर्स्ट टाइम सिंगल हैंडेडली तुम डिज़ाइन कर रहे हो, तुम परफॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट्स, तो वो एक थ्रिल अलग होता है। बट देन व्हेन माय एक्चुअल पीएचडी स्टार्टेड, एंड तब ऐसा हुआ था कि मुझे वो लैब इतना अच्छा लग गया था कि आई ड्रॉप्ड द ऑप्शंस विच आई गॉट फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि मुझे था कि यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड कर लिया है तो लेट्स गो अहेड विद इट। तो आई डिडंट गो अब्रॉड फॉर अ पीएचडी, आई कंटिन्यूड देयर। नाउ था कि तुमने 2 साल जिस पे काम किया है, मेक दिस योर टॉपिक। बट तब जाके मेरे को ऐसा था कि इतना मैंने सीख लिया है टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोजेक्ट इतना चैलेंजिंग नहीं है। मुझे ऐसा कुछ करना था जो कि वुड बी माई डिस्कवरी, कि मेरा ये कॉन्ट्रीब्यूशन है इन साइंस कि ये मैंने ही फाइंड किया है। सो आई जस्ट सिंपली आस्क्ड माई सुपरवाइज़र कि मुझे आप कुछ चैलेंजिंग दो, कुछ प्रोजेक्ट है विच नीड्स सम मोर वर्क, मोर थिंकिंग। तो प्रायोरिटी अलग होता है। अगर मैं उस पर कंटिन्यू करती विच आई हैड ऑलरेडी वर्कड ऑन, तो शायद मेरा नेक्स्ट 2 years में ख़त्म हो सकता था। बट सिंस आई चेंज द प्रोजेक्ट, मेरे को 1 साल और लग गया, 1-1.5 साल और लग गया। ओके, सो बट फॉर मी इट वॉज अबाउट द वर्क कि हाँ थोड़ा क्वालिटी, और मतलब मेरे को था कि क्वालिटी वर्क करना है, ऐसा टाइप का था। सो दैट वॉज मे बी माई प्रायोरिटी। बट देर वेर अदर पीपल इन माई लैब, माई सीनियर्स, फॉर हुम पेपर्स मैटर्ड अ लॉट। तो वो लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज़ किए थे जिससे बहुत कंटिन्यूस पेपर्स आ सकते हैं, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन वॉट यू वॉन्ट, एंड या फॉर ऑल द PhD pursuers आई वुड डेफिनेटली टेल यू कि इट इज़ नॉट ऑलवेज वन प्रोजेक्ट दैट यू वर्क ऑन, एंड पेपर्स आर इम्पॉर्टेंट नो मैटर वॉट। सो इट इज़ always better to run parallel projects. So even when I changed my project, जो माइक्रो RNA थेरेप्यूटिक्स से मैं काम करती थी, आई रैन दैट पैरेलली बिकॉज दैट वाज अ सोर्स फॉर माई पेपर्स। मेरे को वहाँ से पेपर्स आते रहते थे, और मेरा जो मेन प्रोजेक्ट था उससे मेरा फाइनल थीसिस का पेपर आया। सो या दैट वॉज काइंड ऑफ माई जर्नी। बट देन अगेन एज आई सेड, इट इज़ अप टू योर इंटरेस्ट, योर प्रायोरिटी। तुम अगर बहुत कन्फ्यूज हो, यू टेक 1 or 1.5 years, डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो इन फिगरिंग आउट वॉट यू वॉन्ट टू डू। बट वो फिगर आउट करके इमीडिएटली अपना क्वेश्चन ट्राई टू बिल्ड इट अप, रादर दैन मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया ऐसा। तो या आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन थोड़ा हो जाता है मैनूवर। मोस्टली सारे ही पॉइंट आपने कवर कर लिए कि लाइक बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं ले सकते, क्योंकि फेलोशिप मैक्स टू मैक्स 5 years की ही होती है MHRD से। एंड इफ़ यू आर टेकिंग, मतलब आप 2 सेकेंड ईयर 3rd ईयर में गए, देन प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा। पेपर आउटकम्स की भी एक रिक्वायरमेंट है बेसिक, इतने मिनिमम डिपेंडिंग ऑन द गाइड एंड द इंस्टीट्यूट, कि मतलब PhD ग्रांट होगी कि नहीं, उतना क्राइटेरिया। तो उन सबको देखते हुए जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप पे है कि मतलब आप किस लिमिट तक आप उसे बताते हो। लाइक मैं मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि लाइक टफ तो है काफ़ी। एज अ मोटिवेशन देखें तो मोटिवेशन स्टार्टिंग में जब हम ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी हाई रहता है, फिर धीरे धीरे जब हम देखते हैं प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बट हम लर्निंग बेसिस पे तो आगे बढ़ रहे हैं, बट एज अ आउटकम कुछ नहीं आ रहा है। तो उस टाइम्स पे मतलब क्या प्रॉब्लम्स होती है PhD के टाइम पे इनसाइड द लैब, एंड लैब के आउटसाइड भी अगर पूछे तो क्या एज अ वुमेन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है? मतलब थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहें तो। फर्स्ट पार्ट जो था ऑफ योर क्वेश्चन कि वो मोटिवेशन थ्रू आउट द PhD रखना, हाँ डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इंडिया का टिपिकल PhD एवरेज टाइम है 6 years इन बायोलॉजी। कहीं पे भी जाओ दैट इज़ लाइक द एवरेज टाइम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 3rd year अराउंड मेरा भी आया था टाइम जब आई वॉज सुपर सुपर सैचुरेटेड कि लाइक कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब उसके बाद लैब में आना मतलब इतना पुश करके आना एंड ऑल। बट क्या होता है ना, मेरे लिए एड्रेनलिन रश वाज एक्चुअली गेटिंग पेपर्स। एक पेपर पब्लिश होता था ना तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ 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 अब तो करना है टाइप। एक था वो। सेकंड ऑल्सो आई हैव टू मतलब अंडरस्टैंड दैट कि मेरा लैब का एनवायरनमेंट ना ऐसा था कि वी वर द लास्ट 2 स्टूडेंट्स ऑफ द लैब। लैब में इतने लोग भी नहीं हुआ करते थे, एंड एक्चुअली लोग होते हैं, यू इंटरेक्ट विद देम, तुम्हारे लैब मीटिंग्स होते हैं जहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, आइडियाज़ फ्लोट होते हैं। तो वो भी बहुत इफ़ यू एन्जॉय रिसर्च बहुत थ्रिल ऐड करता है। तो वो सब चीज़ें भी बहुत लो होता गया था हमारे लिए बाय द टाइम आई वॉज इन माई 3rd and 4th year। बट अगेन मेरे लिए वॉट वर्कड वॉज आई स्टार्टेड अटेंडिंग लैब मीटिंग्स ऑफ अनदर लैब जो बिल्कुल मेरे प्रोजेक्ट में LNC-RNA बायोलॉजी का लैब था। वहाँ पे जाकर ना वापस से वो इंटरेस्ट रिकिंडल हुआ
बिकॉज वेन आई यूज टू प्रेजेंट माई वर्क, मैं देखती थी लोगों का रिएक्शन कैसे आ रहा है उस पर, एंड वेन पीपल यूज टू गेट एक्साइटेड नोइंग माई वर्क वॉट आई एम डूइंग, दैट यूज टू गिव मी इमेंस हैप्पीनेस. सो वो चीज़ एक था विच अगेन काइंड ऑफ थर्ड फोर्थ ईयर में एक पुश मिला था बहुत अच्छे से. वो मैं हमेशा मतलब मेरे थीसिस एक्नॉलेजमेंट में भी है कि वो मीटिंग्स मेरे लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल हुए थे. You asked another thing कि yes, what challenges like we face in the lab, outside the lab, especially being a female. तो my PhD was in Delhi. वहाँ पे although my supervisor was like not a Delhiite, but he और एक्चुअली सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे होते हैं या एक्सपीरियंसेस उनके भी ऐसे हुए हैं दैट ही हैज़ सीन के गर्ल PhD स्टूडेंट्स दे गेट मैरिड वेरी अर्ली, देन PhD पे फोकस कम हो जाता है, या एट सम इंस्टेंसेस दे हैव लेफ्ट PhD ऑल्सो बिकॉज फैमिली से प्रेशर था. सो आई कैंट ब्लेम हिम, ही हैज़ एक्सपीरियंसेस लाइक दैट. तो उनका एक बहुत थॉट प्रोसेस ऐसा था कि PhD के टाइम शादी नहीं करना चाहिए. नहीं किया था मैंने वैसे, आफ्टर PhD किया था क्योंकि वो मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए था. बट देन मुझे ये भी लगता था कि इट इज़ नॉट, यू शुड नॉट बी categorizing all people according to what you have seen. It every person is different. अगर because मेरे लैब में बाद में there was another girl जो शादी करके ज्वाइन की थी, ओके, एंड शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. तो ऐसा नहीं था कि उसका कुछ इंटरेस्ट लूज हुआ था. सो इट इज़ ऑलवेज पर्सन टू पर्सन. तो ये बायस बट मैंने कभी मेल स्टूडेंट्स के लिए नहीं देखा था. द मेल स्टूडेंट्स यूज टू गेट मैरिड वेरी अर्ली, बट देयर वॉज नो सच डिमार्केशन कि हाँ उनका इंटरेस्ट कम हो सकता है यार, दे वर ऑल फाइन. बट ये एक बहुत स्टार्क डिस्टिंग्विशिंग फीचर फीमेल्स के लिए था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आई फील एटलीस्ट IGIB में भी काफ़ी अच्छा फीमेल रिप्रेजेंटेशन था, बी इट इन टर्म्स ऑफ PIs, बी इट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स. सो दैट वाज नथिंग बहुत मेजर कि कुछ मुझे प्रूफ करना था हमेशा और समथिंग लाइक दैट. बट या बेसिक ये सब चीज़ें थोड़ी होते हैं. पोस्ट PhD हुआ है तो वो आई थिंक यू विल आस्क लेटर ऑन इफ इट इज़ देयर. आपने जो पॉइंट्स मेंशन किए बहुत वैलिड है और काफ़ी रिलेट किया मैंने, और आसपास के ऑब्जर्वेशंस जो भी हैं उससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ. बट एज मतलब अभी जो करंट सिचुएशन मैं देखता हूँ टाइम के साथ, तो अभी थोड़े चेंजेस आ गए हैं. गर्ल्स के पास ज़्यादा फ्रीडम है एंड पेरेंट्स भी अब काफ़ी सपोर्टिव हैं तो हायर एजुकेशन को लेके. देन PhD भी कर रहे हैं एंड मैरिज भी डिले कर रहे हैं. तो ऑन एन एवरेज जो पहले एज था 20s में करा देते थे, वो अभी शिफ्ट होके 28, 30 या 30+. तो ये काफ़ी एक जो शिफ्ट आया है लास्ट 10 ईयर्स में हायर एजुकेशन को लेके गर्ल्स के लिए, तो वो काफ़ी इनकरेजिंग है अभी के करंट सिनारियो में, भले ही वो इंडिया है. तो जो आपने मेंशन कर दिए सारे पॉइंट्स, वो सारे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे. जो मैं एक हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो आपका पहला वाला पॉइंट था लैब मीटिंग्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लाइक लैब मीटिंग्स के थ्रू ही हमें स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि बाकी सीनियर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, और वहाँ से ही पिक करने का मौका मिल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और मिस्टेक्स क्या हैं. अगर वो ना हो तो हमारा 1-to-1 इंट्रैक्शन गाइड के साथ ही होगा फिर. तो आपने अभी PhDs के चैलेंजेस और उसके बारे में बात कर लिए. तो एक शॉर्ट क्वेश्चन, लाइक कुछ ऐसा 2 पॉइंट्स या कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू PhD जर्नी में जो काफ़ी मोटिवेटिंग था आपके लिए, ऐसा लाइक कह सकते हैं उसे एज अ माइलस्टोन था, जो कि मतलब डेफिनेटली मतलब इंश्योर करता है कि PhD हाँ मिलेगी, एंड एज अ मोटिवेशन भी वो काम करता है फिर और आगे के ईयर्स स्पेंड करने के लिए. तो ऐसे माइलस्टोन वर्क वाइज इफ़ यू सी, PhD डेफिनेटली मिलेगी. एज इन आर यू सेइंग बिफोर आई जॉइंड PhD और आफ्टर आई जॉइंड कि मुझे डिग्री मिलेगी ऐसे टाइप का? ओके ओके. सो बेसिकली एज आई सेड अर्लियर कि मैंने अपना प्रोजेक्ट चेंज किया था. तो फर्स्ट 2 years मैं जब प्रोजेक्ट स्टाफ के उसमें वर्क कर रही थी, माई वर्क वॉज ऑन माइक्रो RNA थेरेप्यूटिक्स. आफ्टर दैट मेरा RNA स्ट्रक्चर्स पे काम चालू हुआ, जहाँ पे मैं एक लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA विच वी से एज LNC RNA, उसके G क्वाड्रुप्लेक्स स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे थे. तो मेरा हाइपोथेसिस ऐसा था कि मैं स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, माई बॉस वॉज अ केमिस्ट बेसिकली. तो उनका केमिस्ट्री वाला दिमाग बहुत चलता था, ही वॉज वेरी गुड एट इट. मैं बायोलॉजिस्ट थी एंड मुझे ज़्यादा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करना था. तो स्ट्रक्चर, उनका इंटरेक्शंस अगर हम कुछ फिगर आउट कर पाते तो हम एक कॉमन इंटरफेस पे ये
ढूंढ रहे थे कि वो आरएनए स्ट्रक्चर कुछ प्रोटीन के साथ अगर इंटरैक्ट करे तो उस दोनों का मैकेनिज्म क्या होगा सेल्स के अंदर। तो बेसिकली आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जिस दिन मेरा हाइपोथेसिस प्रूव हुआ था कि वो स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है उस आरएनए के लिए, क्योंकि बिना उसके देर इज़ अनदर प्रोटीन जो वो बाइंड करता है, न्यूक्लियोलिन, वो न्यूक्लियस के एक स्पेसिफिक जगह पे आ सकता है, एंड अगर वो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो वो नहीं आएगा। सो द डे आई वॉज एबल टू प्रूव दिस, आई स्टिल रिमेंबर, मैं कॉन्फोकल रूम में थी एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज, मैं लिटरली रो रही थी कि हाँ हो गया प्रूफ, मतलब आई कैन रिमेंबर दैट डे। एंड मेरे आसपास कोई नहीं था, मुझे बस किसी को बताना था। सो आई जस्ट रैन आउट, मेरे सीनियर्स जो भी दिखे थे मैंने उनको बोला कि हो गया है प्रूफ। आई कॉल्ड अप माई सुपरवाइजर एंड आई टोल्ड हिम कि हो गया है प्रूफ। सो दैट डे आई जस्ट कैन नॉट एवर फॉरगेट। मतलब वो जो थ्रिल होता है ना कि हाँ तुमने कुछ सोचा है, पहली बार तुम वो करके दिखा रहे हो, एंड इट हैज़ नॉट बिन शोन बाई एनीबडी एवर। तो हाँ, आई रिमेंबर दैट डे वेरी स्टार्कली। आई डोंट नो वेदर दैट फेच्ड मी माई PhD और वॉट, बट या दिस वॉज काइंड ऑफ अ माइलस्टोन फॉर मी। या दैट वॉज अ मोटिवेशन डेफिनेटली। तो बिगेस्ट डूज एंड डोंट्स पीएचडी जर्नी में, जो अगर कोई पीएचडी बायोलॉजी में परस्यू कर रहा है, तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे और आपने जो लैब में रह के बाकी सीनियर्स या को और ग्रुप मेंबर्स के एक्सपीरियंसेस से जो सीखा, वो बिगेस्ट डूज एंड डोंट्स में मैं अगर क्वेश्चन करूं तो वो क्या होने चाहिए एज अ न्यू पीएचडी कमर जो बायोलॉजी में परस्यू करना चाहता है? या तो जो बिगेस्ट डूज है वो तो ओके, फर्स्ट थिंग, कोई सब कुछ सीख के नहीं आता, सब सीख जाते हो। PhD इज़ अ ट्रेनिंग जर्नी, तुम जितना अपने आप को ट्रेन कर पाओगे उतना अच्छा है। PhD में जो तुम कर रहे हो, ऑल तो मेरा भी ऐसे एक था क्रेविंग कि हाँ कुछ मैं डिस्कवर करूँगी, बट अल्टीमेटली ये जानना कि वो डिस्कवरी तुम्हारे PI के नाम पे होगा, तुम्हारे नाम पे बहुत रेयरली ही होगा कि वो तुम्हारे नाम पे जाना जाएगा। वो जिस लैब से आता है उस लैब का डिस्कवरी होता है। सो डेफिनेटली लुक फॉर वेरी इंट्रीगिंग क्वेश्चंस। तुम करो अपना प्रोजेक्ट, फुल अपना जो भी इंटरेस्ट एक्सप्लोर करो, बट ट्रेनिंग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ट्राई टू लर्न एज मच टेक्निक्स एज यू कैन विच विल हेल्प यू अ लॉट इन द लॉन्ग रन आगे। एंड सेकेंड पॉइंट, PhD इज़ नॉट ओनली अबाउट लर्निंग हाउ टू डू एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तुम्हारे जितने भी सॉफ्ट स्किल्स है वो डेवलप करने का बेस्ट टाइम इज़ PhD। सो आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज अ पैथेटिक प्रेजेंटर द फर्स्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया था। मतलब मुझे इतना डांट पड़ता था सीनियर्स से, PI से, बट देन आई शुड बी वेरी थैंकफुल टू देम कि उनका ही ट्रेनिंग एंड उनका ही जो ग्रूमिंग था विच हेल्प मी कि इतना कि जब मैं पोस्ट डॉक लैब में यहाँ पे ज्वाइन की थी, पीपल मेरा प्रेजेंटेशन की तारीफ़ करते थे। वो ना मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, वो जब तक मैं PhD से निकल के कहीं और प्रेजेंट नहीं की थी तो वो मुझे समझा नहीं था। तो थर्ड थिंग अगेन रिलेटेड टू दिस, ट्राई टू ओपन अप जितना पॉसिबल हो। तुम कहीं पे कॉन्फ्रेंसेस पे जा रहे हो, ट्राई टू प्रेजेंट। लैब मीटिंग्स में डोंट ट्राई टू अवॉइड प्रेजेंटिंग। जितना प्रेजेंटेशंस दोगे, जितना सब जगह जाके अपना काम बताओगे, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जितना क्वेश्चंस पूछोगे, चाहे वो जितना भी स्टूपिड क्वेश्चन हो, एक बार वो हाथ ऊपर करके क्वेश्चंस पूछने लग गए ना, यू विल सी कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर जितने भी बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, जितने भी बड़े लोग हो, साइंटिस्ट हो, सबसे वो हेजिटेशन नहीं आएगा कि तुम बात करो, कि क्वेश्चन करो। ये सब चीज़ें PhD में जितना हो पाए ट्राई टू लर्न। एंड डोंट्स में यूजुअली इसी के ही वाइसी वर्सा वाले पॉइंट्स है कि डोंट छुप के मत बैठो, ट्राई टू ओपन अप। एंड वन एडिशनल पॉइंट इज़, हम ना PhD में होता है बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन मोड में चले जाते हैं, स्पेशली जब वो एक लैग फेज़ आता है। इनिशियली तो बहुत थ्रिलिंग होता है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, बट एक लैग फेज़ आता है एंड उसके बाद बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन मोड में जाते हैं। ट्राई टू अवॉइड दैट जितना हो पाए, ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ एवरी डे। तो बेसिकली तुम्हारा ही काम, तुम्हारा ही डिग्री जल्दी ख़त्म होगा, बस यही। अर्पिता PhD हो गई, देन पोस्ट डॉक जर्नी में अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत कम फेलोशिप्स ऑफर करती है। उसमें से एक नेशनल पोस्ट डॉक फेलोशिप है जो कि काफ़ी कम्पिटिटिव है। इस साल भी ऑलमोस्ट
मोर देन 8,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया एंड सक्सेस रेट लेस देन 10% था, तो काफ़ी कम्पिटिटिव है। वो आपने अप्लाई किया एंड आपको मिला भी, एंड देन आपने कंटिन्यू किया अपना रिसर्च आईआईटी बॉम्बे में। तो आप उसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा बता सकते हो, एनपीडीएफ कैसे अप्लाई करते हैं एंड क्या ध्यान रखना चाहिए उस प्रोसेस के थ्रू, क्या मेंटर पहले से होना ज़रूरी है कि नहीं, एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो एज यू सेड कि पीएचडी के बाद या देर आर वेरी लेस स्कॉलरशिप्स फॉर पोस्ट डॉक्स इन इंडिया। सो व्हेन आई फिनिश्ड माय पीएचडी, उसके बाद जितना पोस्ट डॉक का फेलोशिप था विच इज़ करंटली द पीएचडी स्कॉलरशिप, इट वॉज दैट लो, कोई भी जगह पे जाओ। बट इवन एनपीडीएफ फेलोशिप वॉज ऑल्सो वेरी लेस। तो मैंने लिटरली ना, मुझे इतना श्योर था कि इंडिया से करना है, तो आई वॉज लुकिंग फॉर प्लेसेस जो थोड़ा एटलीस्ट हाई पेमेंट दे, बिकॉज ऑब्वियसली पीएचडी के टाइम यू टॉयल एंड यू मतलब वर्क सो हार्ड, एंड उसके बाद अगर तुम्हें थोड़ा इकोनॉमिकली स्टेबल जगह पे नहीं पहुंच पाते हो तो यू डोंट फील गुड। तो basically I saw that the two places which offers the highest stipend, one is IISc and NCPS TIFR का, and next place is IIT Bombay जिनका stipend was really good, मतलब it was the highest India में। तो सिंस आई न्यू दैट मैं बॉम्बे आने वाली हूँ, मैंने कहीं पे और अप्लाई किया नहीं था, मैंने सीधा अभिजीत मजूमदार के लैब में केमिकल इंजीनियरिंग में वहीं पे मेल किया था विद द होप कि आईपीडीएफ अगर वो रिक्रूट कर रहे हैं तो एक्चुअली ही हैड फ्लोटेड वन एडवर्टाइजमेंट, तो उसके बेसिस पे आईपीडीएफ मिल गया। आई वॉज लकी, बट आईआईटी बॉम्बे का भी स्क्रीनिंग बहुत थॉरो होता है यहाँ पे, मतलब यू डेफिनेटली इंटरेक्ट विद योर पीआई एंड द लैब, बट जो पैनल एंड कमिटी मेंबर्स होता है, इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे आर नॉट गोइंग टू टेक यू इन, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रपोजल्स देना पड़ता है। बट द थिंग हियर इज़ कि अभिजीत यहाँ का जो गाइड है बेसिकली, ही वॉज वेरी क्लियर के वंस यू कम एज एन IPDF यू विल हैव टू स्टार्ट राइटिंग ग्रांट्स जिससे तुम्हारा खुद का फेलोशिप आए। तो इंडिया में अगर ग्रांट्स लिखना है एज अ पोस्ट डॉक, यू हैव इंस्पायर, यू हैव डीबीटी वेलकम ट्रस्ट, फॉर फीमेल्स यू हैव डीबीटी बायोकेयर एंड NPDF इज देयर। नाउ व्हेन आई हैड अप्लाइड, डीबीटी वेलकम ट्रस्ट बंद कर दिया, वो अभी तक भी दे हैव नॉट टेक ओपन एनी कॉल, मोस्ट लाइकली दिस ईयर दे विल। डीबीटी बायोकेयर का भी कोई कॉल नहीं आ रहा था क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम था, डीबीटी का ही देयर वाज सम इशू गोइंग ऑन। सो आई अप्लाइड फॉर इंस्पायर एंड NPDF में थोड़ा रिलक्टेंट थी क्योंकि एट दैट टाइम द NPDF फेलोशिप वॉज लेस देन वॉट IPDF वॉज पेइंग अस। बट अगेन आई थिंक आई वॉज लकी कि आई मतलब आई गॉट सिलेक्टेड, एंड आफ्टर दैट उसी टाइम उसी मंथ आई थिंक द फेलोशिप हाइक ऑल्सो हैपेंड फॉर NPDF विच पेड यू सैलरी एट पार विद IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे का भी खुद का हाइक हुआ था फेलोशिप, बट बोथ बिकेम एट पार। सो वो फेलोशिप वाला पार्ट इज़ दिस। सेकेंड, NPDF के लिए यू हैव टू राइट अ प्रपोजल। तुम्हारा प्रपोजल ऐसा नहीं है कि पूरा वर्कड आउट होना चाहिए, कुछ इनिशियल डेटा दे पाओ तो इट्स गुड, बट हाँ आई ऑलवेज ट्राई टू पुट माई ऑब्जेक्टिव्स इन सच अ वे कि थोड़ा काम मुझे पता है कि ये हो चुका है, मुझे पता है कि आई हैव डन इट, बट स्टिल दे आर माई ऑब्जेक्टिव्स, दिस विल बी फुलफिल्ड एंड देन सम मोर जो कि तुम्हें आगे करना है। तो वैसे ही आई हैड मेड माई प्रपोजल विथ वेरी मिनिमल इनिशियल डेटा। मेंटर मैंने चूज़ करके दिया था ऑलरेडी सिंस आई वॉज ऑलरेडी इन अ लैब, but I think NPDF also gives you an option to choose your mentor after yeah, no, I think they don't give that option, you have to choose one mentor. So even if you are not working in any lab, you can speak to any person or any scientist who is eager to hire an NPDF and you can together work out a proposal and उसको तुम submit कर सकते हो। तो मेनली यही फैक्टर्स है। एंड NPDF का भी अभी सिंस दे हैव हाइक्ड देयर फेलोशिप, द नंबर ऑफ फेलोशिप्स हैव बिकम वेरी लिमिटेड, सो देयरफॉर इट इज़ एक्चुअली वेरी कॉम्पिटिटिव राइट नाउ। सो या यू हैव टू मेक अ वेरी फुल प्रूफ सबमिशन एंड या द लास्ट थिंग, पब्लिकेशंस थोड़ा मैटर करता है, मतलब इफ़ यू हैव गुड पब्लिकेशंस वो थोड़ा एज तो देता है। your recommendations with from definitely one will be your mentor's recommendation जिसको तुम mentor रख रहे हो, and your PhD guide's recommendation matters a lot because वो शायद mandatory है, तुम्हें देना ही पड़ेगा उसके लिए, and one more recommendation you have to give from your जिनके साथ भी you have worked with. So yeah, these are some of the factors that play an important role.
तो या दैट्स ऑल. तो एनपीडीएफ फेलोशिप में बजट्स एंड रेगुलर अपडेट्स वो सारे कैसे मैनेज होते हैं? मतलब रेगुलरली कितने टाइम के बाद, लाइक आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर क्वार्टर, कितने टाइम के बाद रेगुलर अपडेट्स देने पड़ते हैं? एंड जो अपडेट्स होते हैं वो जस्ट या रिपोर्ट फॉर्म में होते हैं या रेगुलर मीटिंग्स होते हैं, या फिर मतलब कैसे अपडेट्स होते हैं? So पहले it was yearly. So they earlier format was कि they give the fellowship for 2 years plus 1 year you can ask for an extension. Post the hike, this is actually something very important which many people don't know. They have stopped giving that extension. It is only and only 2 years. Although portal में आपको दिखेगा that there is one additional column जहाँ पे you can request, but it is not acceptable. मतलब अभी नहीं करते हैं वो, बिल्कुल भी entertain नहीं करते कोई extension का request. So it is of 2 years. And earlier the report and your utilization certificates, all of them had to be uploaded annually. This time post the hike, the utilization of your money and fellowship, that is yearly, but reports you have to submit every 6 months. So in a tenure of 2 years, 4 times you have to upload your reports, yeah, which gets evaluated and they give some feedback if they have to. Otherwise you just consider that yes, your fellowship is continuing. That's it. तो अर्पिता, फिर यहाँ से जैसे एनपीडीएफ मिल गया, देन अभी आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आफ्टर 5 years, लाइक इन एकेडमिया, और ये आप कुछ स्टार्टअप प्लान कर रहे हो या इंडस्ट्री ज्वाइन करना है या कुछ ऐसे प्लान्स? तो हाँ, मतलब एज अ पोस्ट डॉक तो मेरा ये क्लियर था कि अगर पोस्ट डॉक करना है तो एकेडेमिया में ही रहना है. तो विद दैट इंटेंशन आई हैड जॉइंड. सो yeah, I have been applying since the last 2 years to various institutions in India, going there personally, talks देना वहाँ पे जाके, लोगों के साथ interact करना, connections build up करना, so that थोड़ा इंडियन एकेडेमिया एंड एकेडेमिया के लोगों को पर्सनली भी जान पाओ या लोग तुम्हें जान पाए, सो दैट व्हेन यू अप्लाई दे नो कि यस दिस इज़ दैट पर्सन जो इस पे काम करता है, ये इंटरेस्टिंग था या नहीं था, जो भी हो दे कैन मेक अ कॉल. एंड डेफिनेटली कॉल सब आते हैं. इंडिया एकेडेमिया इटसेल्फ इज़ अ वेरी छोटा सर्कल, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट्स नो ईच अदर. सो द मोर यू कैन इंटरैक्ट एंड गेट टू नो मोर पीपल, उनका एक्चुअली सजेशंस भी बहुत काम आता है. सो मैं यही सब कर रही हूँ अभी, नेविगेट अराउंड कर रही हूँ. कुछ कुछ जगह से कॉल्स आ रहे हैं, कुछ कुछ जगह का आई एम ट्राइंग टू असेस कि अगर आता भी है तो वेदर इट विल बी गुड फॉर मी टू जॉइन दैट प्लेस, मेरे रिसर्च जैसा काम वहाँ पे हो सकता है कि नहीं, ये सब असेस करके फाइनली या डेफिनेटली आई वांट टू बिकम अ इंडिपेंडेंट रिसर्चर. तो जर्नी चल रहा है उसी का. पोस्ट डॉक फेलोशिप्स लाइक वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जिस रेट से पीएचडी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है. तो इन फेलोशिप्स के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं, लाइक एनपीडीएफ या और भी आने चाहिए, या इनका बजट के रिगार्डिंग? क्या उतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है जो हमें फॉरेन लैब्स में मिलती है, जो यहाँ पे माइट बी स्टूडेंट प्रिफरिंग कि वो बाहर जाए, वो एक जो इंक्लिनेशन होता है? तो उन फेलोशिप्स के बारे में आपकी क्या थॉट्स है कि और होनी चाहिए या कैसे? डेफिनेटली और होनी चाहिए. मतलब द अमाउंट ऑफ PhDs दैट इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग एवरी ईयर, उस अमाउंट से ना जॉब्स ना फेलोशिप्स इंक्रीज हुए हैं. डेफिनेटली देर इज़ एन इंक्रीज, बट उस रेट पे नहीं. एंड सेकेंड इज़, एज आई सेड कि एज अ पोस्ट डॉक यू आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 3 एंड इफ़ यू आर अ फीमेल फॉर 4. तो but the people who are in abroad doing a postdoc, if they want to return back, उनके पास ये 4 के अलावा भी there are 2 or 3 more options जो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. सो जैसे उनके पास वो ऑप्शंस है, तो फिर स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स ऑल्सो कुछ और फेलोशिप्स आने चाहिए. एंड अभी का जो क्या बोलते हैं वो रिसर्च फेलोशिप जो दे गिव, वो आई थिंक इंस्पायर एंड डीवीटी वेलकम इवन इन some context biocare also, that is good enough. But NPDF का research contingency is not good. 2 lakh rupees per year is nothing. वो मतलब molecular biology करने जाओ तो 1 महीने का एक reagent का ही पूरा पैसा उस पे जा सकता है. तो we also have to budget very very carefully कि हम किस किस चीज़ पे वो 2 लाख इस्तेमाल करें ईयरली. सो हाँ, डेफिनेटली कंटिजेंसी इज़ नॉट दैट ग्रेट. वो भी इंक्रीज़ होना चाहिए फॉर द एग्जिस्टिंग फेलोशिप्स लाइक NPDF 1. बट लेट्स सी, कुछ रिफॉर्म्स अगर आए, कुछ और फेलोशिप्स अगर आए, तो होपिंग फॉर दैट.
स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोले तो यहाँ बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस, इसका फ्यूचर इसको कैसे देखते हो आप? मतलब कितना ब्राइट है, या कुछ लाइक चेंजेस की ज़रूरत है, या अभी करंट सिचुएशन क्या है जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे compete करने से रोकता है, या क्या हमें लाइक पुराने पॉलिसीज़ में बिट ऑफ मॉडिफिकेशंस लाने चाहिए, ऐसा मतलब? सो सी, आई फील इंडिया का जो हमारा द कंट्री दैट वी आर, स्कोप तो डेफिनेटली बहुत है, ठीक है. देर आर लॉट ऑफ डिजीजेस स्पेसिफिकली कि हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है जिसके लिए रिसर्च यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी इन बायोमेडिकल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फील्ड. आप एग्रीकल्चर ही ले लो. एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ही कितने कम हैं, जबकि वी आर वन, हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दे आर फार्मर्स. उनका क्रॉप डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए तो मुझे लगता है मनी होना चाहिए. मतलब गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी सो दैट हमारा जो टॉप मोस्ट जॉब है लोगों का, मैक्सिमम पॉपुलेशन जिसमें इन्वॉल्व है, वो और बेटर कर पाए उसको. बट दैट इज़ नॉट वॉट इज़ हैपनिंग. तो आई होप दीज काइंड ऑफ रिफॉर्म्स आने चाहिए, इवन फॉर फार्मा, इवन फॉर हमारे बायोमेडिकल फील्ड्स. हम रिसर्च तो इतना कर रहे हैं, बट सम चैनल्स, ताकि जो रिसर्च हो रहा है वो बेंच टू मार्केट आ सके, वो चैनल्स बहुत कम है. सो इफ़ वी आर ट्राइंग टू से कि वी वांट टू सेव पीपल फ्रॉम कैंसर, तो वो चैनल्स बनाओ कि ताकि वो जो रिसर्च हो रहा है, कंपनीज शुड टेक दैट अप एंड देन उसको आगे मार्केट करे. सो ये सब अगर देखा जाए तो देर आर मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे पॉलिसीज़ और बेटर रिफॉर्म एंड और ज़्यादा होने चाहिए. सो बट हाँ, नाउ सिंस यू सेड कि यू आर कंपेयरिंग इट विद द वेस्ट वर्ल्ड, तो एक हमारा जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ टेक्नोलॉजी. यहाँ पे उनका बहुत एडवांस चीज़ें हैं बिकॉज दे हैव द मनी, देयर गवर्नमेंट्स हैव गिवन them money till date. But what they don't have and which we have, which is a pro for us, is the workforce and the intelligence. That I think that is why we Indians are valued in every country where we go abroad. जो maximum people जाते हैं, again they जाते हैं because of the technology or the exposure that they will get there or the lucrative money that they offer. ठीक है. तो वो सब चीज़ें अगर, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, फेलोशिप्स अगर इंक्रीज कर दो, तुम स्टाइपेंड इंक्रीज कर दो, देन पीपल विल नॉट हैव द, मतलब एटलीस्ट सोचेंगे एक बार कि हाँ वी कैन स्टे बैक एंड वर्क हियर एज वेल. सो डेफिनेटली देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चेंजेस दैट नीड्स टू हैपन एंड मे बी इट विल. लेट्स सी, टाइम विल ओनली टेल. अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो लास्ट क्वेश्चन पे मैं बस ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो न्यू कमर्स हैं, न्यू रिसर्चर्स हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, या इफ़ दे आर प्लानिंग, उन्होंने मास्टर्स दिया है, एग्ज़ाम दिया है, एंड दे आर प्लानिंग टू जॉइन द पीएचडी, तो उनके लिए आपका फाइनल मैसेज क्या होगा? लाइक इफ़ दे आर पैशनेट अबाउट बायोलॉजी एंड लाइक आगे कैसे बढ़ें, क्या चीज़ें उन्हें प्रायर रिसर्च में रखनी होंगी इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के लिए, मेंटर सिलेक्शन के लिए, या ऐसी चीज़ें क्या ध्यान में रखनी होगी? फाइनल मैसेज. तो पहली बात तो जो लोग, आप लोग जो भी पीएचडी चूज़ करने के लिए सोच रहे हो, रीथिंक योर डिसीजन. ठीक है. क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज until and unless you have that perseverance और passion कि हाँ करना ही है, if you don't have it the journey is going to be very difficult. ठीक है. So फर्स्ट जज योर सेल्फ, सही में तुम्हें वो चाहिए क्या, या बस नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, ये फैसिनेशन है. अगर बस ये है देन डोंट गो फॉर इट. मे बी यू विल हैव समथिंग बेटर फॉर यू. बट सही में इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट रिसर्च, बहुत बहुत इंटरेस्ट है, डेफिनेटली गो फॉर इट. वो थ्रिल तुम्हें और कहीं पे नहीं आएगा. ओके. सो फर्स्ट इज दैट. सेकेंड, या यू डेफिनेटली विल हैव सम इंटरेस्ट्स फ्रॉम योर मास्टर्स बैचलर्स टाइम. तुम पहले अपना स्क्रीनिंग शायद वैसे बेसिस पे ही करोगे कि द सुपरवाइजर्स हु आर वर्किंग इन सिमिलर फील्ड्स. बट माई सजेशन विल बी कि डोंट स्टॉप एक्सप्लोरिंग. डोंट पिक अ नीश एंड उसमें ही बस सीमित रह जाओ. ट्राई एक्सप्लोरिंग अदर फील्ड्स एज वेल. इट विल हेल्प यू. एंड इट कैन बी ड्यूरिंग पीएचडी, इट कैन बी पोस्ट योर पीएचडी ऑल्सो, कि तुमने जिस पे काम कर लिया है, ट्राई टू एक्सप्लोर अ डिफरेंट थिंग.
बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, एंड स्पेशली इन टुडेज टाइम मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च का बहुत वैल्यू है, बहुत. सो द मोर फील्ड्स यू नो, द मोर यू विल बी वैल्यूड. एंड डेफिनेटली जब तुम कोई लैब चूज कर रहे हो, ट्राई टू सी how the PI is, the lab environment is. If you have somebody already working there, try to get some inside information, because definitely तुम्हारे PhD supervisor के साथ एक ऐसा रिलेशन है जो लाइफ लॉन्ग रहता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड विद दैट पर्सन. वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो ट्राई टू गॉज दैट फ्रॉम पीपल्स ओपिनियन, कि वो कितना फ्लेक्सिबल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना वो तुम्हारे लिए टाइम दे सकते हैं, कितना वो तुम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तुमको डेवलप करने के लिए. एंड टॉपिक्स आर नॉट एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी. वो तुम्हारा इंटरेस्ट है तो वो डेवलप हो जाएगा, तुम सीख जाओगे सब कुछ. एंड लैब एनवायरनमेंट, लैब सीनियर्स, ज़्यादा लैब पॉलिटिक्स, ये सब अगर हो, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट, या ट्राई टू नॉट चूज अ लैब जहाँ पे ये सब होता है. ट्राई टू ऑल्सो सी दैट द लैब पब्लिशेज रेगुलरली. इट शुड नॉट बी अ वेरी डॉर्मेंट लैब जहाँ पे से पब्लिकेशंस नहीं आता है, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू. So yeah, these are some of the criteria that you should consider before going. Also, अगर तुम place shift कर रहे हो, be it in India or abroad, try to also have some idea about the place, as in how the culture will be, how the people will be, so that that doesn't affect you to quit your PhD in the long run. So वो सब कुछ अच्छे से समझ के then take your decision. चलिए, थैंक यू अर्पिता. बहुत सारे इंसाइट्स थे और बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस हमें मिली. डेफिनेटली जो यंग रिसर्चर्स हैं जो अभी अपनी जर्नी को बिगिन करने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और वो यहाँ से काफ़ी कुछ आगे लेके जा पाएंगे. तो अर्पिता को हम थैंक्स कहते हैं और इनको बाय बाय कहते हैं अभी यहाँ के लिए. और आगे कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक्डइन प्रोफाइल एंड रिसर्च गेट प्रोफाइल दे दूंगा. अगर आपको रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड पीएचडी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो आप इनसे इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं. बाय बाय.